डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके एग्ज़ामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं आपको, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उन बुक्स में जीएसटी से रिलेटेड जो बातें कही गई हैं वो कितनी ठीक हैं और कितनी गलत हैं। मैंने कई जगह देखा है कि एग्ज़ाम टाइम आते ही बहुत सी बुक्स मार्केट में आ जाती हैं और उन बुक्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं और बच्चे एग्ज़ाम में उन बुक्स का मटेरियल लिख भी आते हैं और नंबर भी उनके नहीं आ पाते। तो हमारे लिए जो टॉपिक है वो है बुक्स एंड मटेरियल ऑन जीएसटी एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग मटेरियल एंड जो आपको ध्यान रखना है, यानी कि सेफ स्टडी आपको करनी है। एक बुक आज जो मैंने उठाई है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो आपके सामने दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये बुक देखिए, यहाँ अवेलेबल है मार्केट में। ये बुक शिवदास दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़ के नाम से बुक बिक रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ की बुक है और आपके 6 सेमेस्टर से रिलेटेड बुक है। बहुत सारे बच्चे इस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बुक की बहुत ख़ास बात है कि बुक बहुत छोटी सी है, बच्चे इसको बड़ा इजीली कर पाएंगे और बुक भी बहुत सस्ती है। बस यही 2 बातें हैं इसके अंदर कि 100 रुपये की बुक मार्केट में मिल जाती है इजीली और बच्चों को लगता है कि जीएसटी हम इससे पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएंगे, लेकिन बच्चे गलतफहमी में हैं। मैं डिस्कस करूंगा इस बुक के अंदर क्या क्या कमियां हैं और आ जाते हैं हम इस बुक के पेज वाइज इसमें स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले इस बुक की चेक कर लेते हैं कि ये बुक लिखी किसने है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। मैंने पेज पलटा तो पता चला, अरे यहाँ तो राइटर का नाम ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ पब्लिशर ने अपना पब्लिशिंग एड्रेस भी दे दिया, बस नाम दे दिया, बट हु इज़ द ऑथर यहाँ से गायब हो गया। पहली गलती इस बुक की कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पब्लिशर की कि यदि गलत लिखा है तो बच्चे गलत ही पढ़ लें, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर इसमें नहीं लेना चाहता, इसलिए नाम भी नहीं दिया गया। यहाँ सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सिलेबस तो दे रखा है लेकिन गाइडलाइंस इस बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये भी क्लियर नहीं है कि बुक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। मैंने इस बुक को गो थ्रू किया तो मैंने कुछ गलतियां यहाँ पे देखी। आइए, पहला चैप्टर तो थ्योरी का है, इसमें हम पेज नंबर सीधा 26 पर आते हैं आपके लिए। जो बच्चे इस बुक से पढ़ रहे हैं वो बच्चे बुक्स को हाथ में ले लें ताकि उन्हें गलतियों का पता चल जाए, वरना बेटा एग्ज़ाम में वो बच्चे गलती करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 26 पर हम आ गए। इस चैप्टर का नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अब ये लेवी का जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 जो कि इस चैप्टर से बिल्कुल गायब कर दिया गया है। सेक्शन 9, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5) इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी नज़र नहीं आता। तो आपको बता दूं कि सेक्शन 9 जिसमें आपका रिवर्स चार्ज भी है, 9(3), 9(4) में, 9(5) में ECU भी है, वो सब यहाँ से गायब हो गया है, जो इस बुक में नहीं दिया गया। हम आते हैं इस जो बुक में दे रखा है सेक्शन 7 यानी कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई में। यदि आप मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई देखें तो एक बात बता दूं, दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में मीनिंग ऑफ सप्लाई आपका 10 मार्क्स का पूछा गया था एग्ज़ाम में। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए
आपको सेक्शन 7 में सप्लाई का मीनिंग लिखना होगा। साथ ही साथ आपको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 भी रेफ़र करने होंगे। लेकिन यहाँ आप आंसर चेक करें इस पेज पर, पेज नंबर 26। ये पेज नंबर आपको शायद नज़र ना आए तो पेज नंबर ये 26 है। यहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पूरे में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के लिए बस एक सेंटेंस गिवन है। एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस और एक सेंटेंस। इसका मतलब यदि आपको एग्ज़ाम में शेड्यूल 1 से रिलेटेड ये पूछ लिया जाए कि विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई क्या होगी, तो उसका आंसर यहाँ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। शेड्यूल 2 पे आए तो शेड्यूल 2 में किस सप्लाई को गुड्स और किस सप्लाई को सर्विसेज माना गया, स्पेसिफिकली उसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में कहीं भी नज़र नहीं आती। इसके अलावा शेड्यूल 3 जिसमें कि 6 पॉइंट हैं, जो कि नेगेटिव सप्लाई को बताता है, और वो भी उस 6 पॉइंट में से एक भी पॉइंट इसमें नज़र नहीं आता। यानी कि टोटल मिलाकर यदि मीनिंग ऑफ सप्लाई आपके कोर्स में आता है 10 मार्क्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस बुक में तो आपको उसका आंसर नहीं मिलता। आ जाएं इसके बाद पेज नंबर 29 पर। मैं आ गया, आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 29 छोटा छोटा लिखा है, इसलिए शायद पेज भी आपको नज़र ना आए। मैं लिख देता हूँ, ये पेज नंबर 29 है। पेज नंबर 29 में आपको ये 2.2 दिख रहा होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में यदि आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में सेक्शन 10 लिखा गया है, सेक्शन 10 लिखा गया, सेक्शन 11 लिखा गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये नहीं बताता यहाँ इस बुक में कि ये सेक्शन CGST के हैं या IGST के। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में मैं बता दूं कि ये CGST में कवर नहीं होता, ये IGST में कवर होता है, जो इस बुक में कहीं भी मेंशन नहीं होता। ये IGST में कवर होता है, जो इस बुक में नहीं दे रखा, और यही इस बुक की सबसे बड़ी कमी को दिखा रहा है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 देखें, नेक्स्ट पेज पर आएँ, यानी कि पेज नंबर 30 पर आ जाएं। पेज नंबर 30 पर आएँ तो पता चलेगा कि सेक्शन 11 के बारे में आपको सिर्फ 2 लाइनें यहाँ देखने को मिलती हैं, कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, और सेक्शन 12 भी यहाँ गिवन नहीं है। तो इसका मतलब यदि POS से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप तो फंस गए इस बुक को पढ़कर। इसमें POS का सिर्फ 2 पेज लिखे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत कम है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद हम आ गए पेज नंबर, नेक्स्ट देख लें, हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई, ये देखें टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई, पेज नंबर दिखा देता हूं मैं आपको, इस बुक का 33। बुक कौन सी थी देख लें, फिर से दिखा देता हूं, शिवदास दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज CBCS गुड्स एंड सर्विस टैक्स बुक है। इसके पेज नंबर 30 पर हम आ गए हैं, पेज नंबर 33 पर आ गए हैं। पेज नंबर 33 पर टाइम ऑफ सप्लाई दे रखा है, बट टाइम ऑफ सप्लाई में कोई सेक्शन मेंशन नहीं है कि भाई कौन से सेक्शन में CGST में है, IGST में है, कोई सेक्शन यहाँ मेंशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ सप्लाई के केस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो CGST एक्ट बना था उसमें बाद में नोटिफिकेशन आए हैं, नोटिफिकेशन नंबर 40, नोटिफिकेशन नंबर 66 जो आपके कोर्स में है। ये नोटिफिकेशंस इस टॉपिक में
कवर नहीं हो रहा। इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई का जो यहाँ प्रोविजंस दे रखे हैं वो तो गलत हो गए हैं। मैं पेज नंबर 34 पे लाता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई में ही पेज नंबर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। पेज नंबर 34 पे आ गए। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन है। उस गुड्स के अंदर यदि आप देखें तो वहाँ लिखा है डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट और डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। ये जो प्रोविजंस हैं ये तो ओल्ड प्रोविजंस हैं। सेक्शन नोटिफिकेशन 66 तो ये नहीं कहता। इसका मतलब आपने जो पढ़ लिया वो पुराना पढ़ लिया, नया इस बुक में नहीं दे रखा। और आपके कोर्स में तो याद रखें 1 जनवरी 2018 तक की जो नोटिफिकेशन आए थे वो एप्लीकेबल हैं। तो ये तो गलत हो गया, आपके लिए सारा पढ़ना बेकार हो गया। इट मीन्स POS बेकार, नाउ टाइम ऑफ सप्लाई भी हो गया आपके लिए बेकार। हम आ जाते हैं पेज नंबर 35 के एग्जाम्पल पे। यहाँ पेज नंबर 35 दिखा देता हूँ आपको। पेज नंबर 35 लिख दिया बड़ा बड़ा। उसमें आपको एग्जाम्पल गिवन है। ये जो एग्जाम्पल गिवन है ये एग्जाम्पल, इसके पॉइंट नंबर C पर आ जाएं। पॉइंट नंबर C, जहां मिस्टर B मेड फुल पेमेंट ऑन 26 जुलाई 2017। यहाँ पर पेमेंट पहले ही आ गई थी। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, आंसर देख लेते हैं। यहाँ लिखा कि 26 जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है कि जुलाई में यदि देखें तो जुलाई के लिए तो ये डेट रेलेवेंट थी, लेकिन आपके कोर्स के लिए तो एडवांस पेमेंट पे टैक्स नहीं लगता, उस दिन TOS नहीं माना जाता, उस दिन टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। इसलिए ये आंसर यहाँ गलत हो जाता है। ध्यान रखें, पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके लिए लॉ है, कोई आपका बॉम्ब का एग्ज़ाम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ें और कुछ भी एग्ज़ाम में लिख कर आ जाएं। आई एम कमिंग ऑन पेज नंबर 39, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 पर आ गया, जहाँ पर रेट चेंज होते हैं, टैक्स के रेट चेंज होते हैं। वहाँ मैं पेज दिखा देता हूँ, आपको पेज में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे पढ़ते हुए सारी बातें, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है एग्ज़ाम में। पेज नंबर 39। यहाँ यदि आप इसमें पॉइंट नंबर 2 पर आएँ, देखें पॉइंट नंबर, इस वाले पॉइंट पर पॉइंट नंबर 2 पर आएँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुड्स के केस में हम रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं देखते, हमें इनवॉइस की डेट ही देखनी है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 66 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये काम गलत कर दिया। यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 14 भी यहाँ गलत दे रखा है। नाउ आई एम कमिंग ऑन पेज नंबर 51 पर आ गया। ये लीजिए, आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ छोटा है दिखता नहीं। पेज नंबर 51, तो पेज नंबर 51 पे एग्जम्पशंस का सेक्शन है। एग्जम्पशंस में सेक्शन 11 कवर करता है CGST, जो कि यहाँ कोई मेंशन नहीं है। सेक्शन 11 यहाँ मेंशन नहीं है। इसके बाद यहाँ कंपोजिशन स्कीम, आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन स्कीम यहाँ दे रखी है। लेकिन उससे पहले एग्जम्पशन का बता दूँ, एग्जम्पशन आपके कोर्स में 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एग्जम्पशंस की, जिसमें आपका एजुकेशन है, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, और भी इस तरह से लीगल सर्विसेज हैं। तो 6 कैटेगरीज आपको दे रखी हैं। और यहाँ तो बुक में मुझे एक भी कैटेगरी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब एग्जम्पशन तो इस बुक में है ही नहीं। एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या करने वाले हैं,
आप सोच लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें यदि, तो कंपोजिशन स्कीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको याद रखने वाली बात कि आपके कोर्स में 1 जनवरी 2018 को जो नोटिफिकेशन आया था, यानी कि नंबर 1 नोटिफिकेशन ऑफ 2018, वो भी आपके कोर्स में रेलेवेंट है। और उस नोटिफिकेशन का यहाँ पर इस 51 पेज से लेकर कंपोजिशन स्कीम में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब कंपोजिशन स्कीम में जो नोटिफिकेशन आए वो सब यहाँ पे छोड़ दिए गए और वो पूरी स्कीम यहाँ गलत बता दी गई है। तो क्या क्या गलत हुआ यहाँ देखें जरा। इन्होंने कहा कि चेक कर लेता हूँ एक बार, कंपोजिशन स्कीम में पेज नंबर, कौन सा पेज है ये, ओहो रेट दिख रहे हैं मुझे, रेट नजर दिलवाता हूँ आपकी रेट। यदि आप 1 जनवरी 2018 का नोटिफिकेशन देखें तो ये जो रेट दे रखे हैं ये रेट 2% नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई की जो टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो भी इस वाले पॉइंट के लिए इन्होंने गलत कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो कंपोजिशन स्कीम लेवी होता है वो 1 करोड़ के लिए होता है, लेकिन इन्होंने तो सबके लिए ही लिख दिया है कि 1 करोड़ इन केस ऑफ 9, ठीक छोड़ दें इस वाले पॉइंट को। लेकिन आपका ये रेट्स पे ध्यान दे लें, रेट्स ये टोटली गलत हो गए हैं, ये टेबल गलत हो गई। नाउ वी हैव कम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आ गए चैप्टर 3 पर इस बुक के, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके कोर्स में ये टॉपिक 20 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं गाइडलाइंस में 20 मार्क्स का है। यहाँ से आपको प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा, लेकिन इस बुक की समस्या सबसे बड़ी यही है कि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अपोर्शनमेंट होता है, यानी कि कॉमन आईटीसी को कैसे अपोर्शनमेंट करते हैं, वो थ्योरी में बता दिया गया है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, ये नहीं बताया गया, एक्चुअल में रूल्स नहीं बताए गए कि किस तरह से ये बटेगा। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ नहीं है इसका, मैं देख रहा हूँ कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ नज़र नहीं आता और ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपके एग्ज़ाम में आईटीसी से रिलेटेड 100% आएगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ये बुक उसे कवर नहीं करती। तो इसलिए आप एग्ज़ाम में जब इस क्वेश्चन को कैसे अपेयर करेंगे ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक टॉपिक और है यहाँ जो आईटीसी में आपकी गाइडलाइंस में मेंशन है और उस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कम से कम 4 to 5 मार्क्स इस पर आना चाहिए और ये टॉपिक भी इस चैप्टर में कहीं कवर नहीं होता। आप देख सकते हैं अपनी गाइडलाइंस में अलग से ये टॉपिक आईटीसी के साथ दे रखा है और आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, बट सॉरी ये बुक उसे कवर नहीं करती। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर। हम आ रहे हैं पेज नंबर 90 पर। पेज नंबर 90 आप मेरे साथ साथ खोल लें उस पेज को यदि आप इस बुक से पढ़ रहे हैं तो। बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। यहाँ आप देखें मैं आ गया हूँ पेज नंबर 91 पर आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गया हूँ। पेज नंबर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पेज नंबर 91। तो 91 में क्वेश्चन नंबर 4 पर आया। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड। तो यहाँ आप देखें एक सेंटेंस लिखा इन्होंने कि गुड्स और सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड देन
इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इसका मतलब गुड्स यदि आप सप्लाई करें तो 30 दिन के अंदर इसकी इनवॉइस काटनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो गलत हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं है, सेक्शन 31 ऐसा नहीं कहता। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 यहाँ पे टोटली रॉन्ग दे रखा है। आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आगे चलें, मैं नेक्स्ट पेज पलटा तो पता चला कि रिवाइज्ड इनवॉइस जैसा टॉपिक भी इस बुक में कवर नहीं होता। रिवाइज्ड इनवॉइस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, रिवाइज्ड इनवॉइस भी यहाँ कवर नहीं है आपके लिए। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आए, पेज नंबर 92 पर, पेज नंबर 92 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट जितना भी लिखा गया उसमें सेलर और परचेजर की बात कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता। यहाँ सप्लायर इशू करता है। सप्लायर जैसा वर्ड या रेसिपिएंट जैसा वर्ड जो लॉ की टर्म्स हैं वो यहाँ यूज़ नहीं कर रही ये बुक बिल्कुल भी, और एज पर लॉ जिस तरह से लिखा गया है वैसा नहीं होता। ये तो टोटली अकाउंटिंग लैंग्वेज लिख दी गई है कि कौन इशू कर रहा है, और इस तरह से ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का यदि आपको शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में आता है तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। मैं आ रहा हूँ आगे, देख लेते हैं भाई इस बुक में और क्या क्या खास बातें हैं। तो हम आ जाते हैं, ओहो यहाँ तो और समस्या है। यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पे लाऊं तो इनवॉइस ख़त्म हो रही है, बट बिल ऑफ सप्लाई तो इस बुक में दिया ही नहीं। लो एक बात और, बिल ऑफ सप्लाई इसके अलावा यहाँ नहीं है। इसके अलावा रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो आप तो फंस गए, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटती जा रही हैं और वो आपको पता भी नहीं चल रहा। आगे चलें तो पेज नंबर 99 पर एक बार आ जाता हूँ। 99 स्पेशल प्रोविज़न आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला क्वेश्चन ECO। बहुत उम्मीद है मुझे इस क्वेश्चन से, ये एग्ज़ाम में कवर करेगा आपके। लेकिन आपको यदि आप ECO का ये टॉपिक पढ़ें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ECO जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में चार्जिंग सेक्शन है और उसके अंडर में कवर होता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात कहीं मेंशन नहीं है, यानी कि सेक्शन 9 क्लॉज 5 के बारे में कुछ भी यहाँ नहीं बताया गया। ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ। यहाँ पढ़ते हुए यहाँ देख रहा हूँ कि 9(5) के अकॉर्डिंग और अदर 2 केसेस हमेशा होते हैं। एक तो वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं, नोटिफाई कर दी हैं गवर्नमेंट ने, और एक अदर सर्विसेज के लिए ECO अप्लाई होता है। और जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी या नोटिफाई करी वो बात तो इस यहाँ कहीं मेंशन है ही नहीं। पेज नंबर 100 पे भी देख लिया हमने, ECO चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ उन सर्विसेज की बात तो नहीं कर रहा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कंपलसरी होगा, ECO कंपलसरी है और वहाँ टैक्स ECO ही पे करता है। वो 3 सर्विसेज यहाँ क्वेश्चन यहाँ आपको नहीं दे रखी, तो इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर अधूरा रह गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, वी आर कमिंग ऑन पेज नंबर 103। लो जी आ गए हम पेज नंबर 103 पर। मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, 103 पेज है। यहाँ अवॉइडेंस ऑफ डुअल कंट्रोल आपको दे रखा है। अब ये टॉपिक देखें, अवॉइडेंस ऑफ डुअल कंट्रोल। यहाँ टैक्स पेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया जाता है कि कौन कंट्रोल करेगा टैक्स पेयर को, और उसके लिए रूल्स होते हैं किस तरह से वो डिवीज़न होगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिवीज़न के जो रूल्स हैं
वो नहीं दे रखे कि किस बेस पर डिवीज़न होगा, वो नहीं दे रखा, तो इसलिए आपके लिए ये भी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ये आप लिख के आएंगे एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपकी गलती होगी। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 105। इस पेज पर आ गए। ई वे बिल का कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल पर आए। इस टॉपिक पर कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल दे रखा है। यहाँ का पॉइंट नंबर 2 देखें, यहाँ पे लिखा है कि कितने टाइम तक आपका ई वे बिल वैलिड रहता है। तो यहाँ लिखा फॉर एवरी 100 किलोमीटर 1 डे, ठीक है, फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर 1 डे। तो ये एडिशनल 1 डे होता है, एक दिन के लिए वैलिड नहीं होता। 100 किलोमीटर बढ़ता जाएगा, एडिशनल वर्ड यहाँ से गायब है। इस मीन्स यहाँ पर ये गलत हो गया। आगे चलें और देख लेते हैं। अब आपको सीधा कस्टम्स पे ले आता हूँ। यहाँ तो हमने गलतियाँ देख ही ली हैं बहुत सारी। कस्टम्स पे ले आता हूँ। कस्टम्स मैं आपको लाता हूँ पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 पर ले आया मैं आपको। आप देख सकते हैं ये है आपके सामने पेज नंबर 118। 118 में आपको टैक्सेबल इवेंट पे लाया। टैक्सेबल इवेंट, ठीक है, इंडिया कोस्टल दे रखा है, सब ठीक है। टैक्सेबल इवेंट, हाँ मिल गया मुझे पॉइंट। टैक्सेबल इवेंट यदि आप पढ़ें तो ये 2 लाइनें आपको टैक्सेबल इवेंट की दे रखी हैं। यदि आप टैक्सेबल इवेंट पढ़ें तो उसमें ऐसा नहीं लिखा जो यहाँ इन्होंने लिख दिया। इम्पोर्ट इज़ कंप्लीट एज सुन एज गुड्स एंटर इनटू टेरिटोरियल वाटर। यहाँ इंपोर्ट कंप्लीट नहीं होता, यहाँ से तो इंपोर्ट स्टार्ट होता है जब तक कस्टम्स को पास नहीं करेगा, यानी कि कस्टम ऑफिस पे जाएगा उसके बाद ही ये इंपोर्ट कंप्लीट होता है। यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये टैक्सेबल इवेंट गलत हो गया। और ये है भी बहुत थोड़ा सा, अदरवाइज इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपको यहाँ पढ़ने होते हैं। इसके बाद हम आए पेज नंबर 119 पर। देखें जरा क्या दे रखा है। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ आपको पता होना चाहिए। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स की 4 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ आपके कोर्स में हैं। एक है BCD दिया हुआ है, लेकिन BCD में यहाँ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 उसके रेट्स यहाँ गायब कर दिए गए हैं। रेट्स यहाँ गायब कर दिए गए हैं कि किस रेट से यहाँ अप्लाई होता है। इसके बाद मुझे दिखता है इसके अंदर सेफ गार्ड ड्यूटी दे रखी है। ये जो एडिशनल ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी है, ये पेज दिखा देता हूँ आपको। पेज नंबर है 119। यहाँ एडिशनल ड्यूटी और कस्टम स्पेशल कस्टम एडिशनल ड्यूटी ये तो आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है। इसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटी ये आपके कोर्स में है 8B 8C, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये आपका ठीक ठाक सा लिखा है, लेकिन सेफ गार्ड ड्यूटी 200 दिन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आया 120। यहाँ प्रोटेक्टिव ड्यूटी दिख रही है मुझे 120 पेज। यहाँ प्रोटेक्टिव ड्यूटी 2 सेंटेंस लिख दिए गए हैं, आप देख लो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ पर। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ही ड्यूटीज़ हैं, एक ना एक तो पूछी जाएगी। यदि प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ आपको एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछ ली गई और आप ये लाइन लिख कर आए 2 सेंटेंस, तो आपके लिए तो ये 1 नंबर ही मिलने वाला है। इसके अंदर तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस बेस पर प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगती हैं, कितने दिन के लिए लगती है, कितने टाइम के लिए एक्सटेंड होती है, गवर्नमेंट कैसे इसका बिल लेके आती है, कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसके बाद ठीक ठाक। डंपिंग में भी कुछ गलतियाँ तो थी। चलिए आगे चलें। वैल्यूएशन पेज नंबर 120 पे आपको यहाँ वैल्यूएशन भी गिवन है, आप वैल्यूएशन देख लें एक बार। यहाँ पर समस्या वैल्यूएशन आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। और आपको लिए ये बता दूं
कि यहाँ जितना भी लिखा वो सब आधा अधूरा लिखा है, लिखा गलत नहीं बट आधा अधूरा लिखा है। एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आपको यहाँ डेट एंड रेट ऑफ ड्यूटी, किस दिन की ड्यूटी लगनी है, किस रेट से ड्यूटी लगनी है, वो यहाँ पूरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ, पूरे क्वेश्चन में यहाँ 121 पेज पे भी ये बात मेंशन नहीं है कि किस डेट से ड्यूटी लगेगी और किस रेट पे ड्यूटी चार्ज होगी, ये यहाँ मेंशन नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपके लिए ड्यूटी फाइंड आउट करनी आ जाए तो आप तो फंस गए। याद रखें कि यहाँ जो लिखा है वो कंप्लीट नहीं है, सही तो है बट कंप्लीट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एक बार बैगेज रूल्स पर आ जाते हैं। तो बैगेज रूल्स में आपको याद रखना है रूल 2016 पेज नंबर 126 मेरे पास है, 126 है मेरे पास। रूल दे रखे हैं आपको 2016 के, बट अगेन रूल्स फिर आधे अधूरे हैं। यहाँ लिखा कि इंडियन रेजिडेंट है, कहाँ से आया, अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आया, 50,000 तक की वैल्यू ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक लिस्ट है एनेक्सर नंबर 1 जो कि उसकी लिमिट है कि वो एनेक्सर नंबर 1 वाला माल नहीं ला सकता, वहाँ लिमिट्स दे रखी हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट रूल है इसमें भी इन्होंने वो लिमिट नहीं दी, एनेक्सर लिस्ट नहीं बताई, यानी कि एनेक्सर 1, 2 और 3 एनेक्सर यहाँ पर होते हैं जो कस्टम, जहाँ पे जो कि आपको लिस्ट दे दी जाती है कि क्या आप ला सकते हैं और क्या नहीं। और ऐसी बात ना यहाँ और ना ही इस जगह पर, इस टेबल, पूरी टेबल में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी, और वो लिस्ट आपको लेनी जरूरी है क्योंकि यहाँ जो रूल दे रखा है ये वाला रूल, ये रूल 6 होता है। यहाँ ये रूल लिखा भी नहीं इन्होंने, यहाँ आप देखें तो रूल रेफरेंस दे रखा है 3-4 का, लेकिन रूल नंबर 6 है एक्चुअली ये, तो रूल नंबर 6 मेंशन नहीं किया। इसके अलावा इंडियन पैसेंजर क्या लेके आ सकता है, क्या नहीं लेके आ सकता, तो वो भी इन्होंने मेंशन कहीं नहीं किया, वो लिस्ट ही गायब है। मैं लिख देता हूँ, लिस्ट या एनेक्सर 1, 2 एंड 3 तीनों ही यहाँ पे गिवन नहीं है, और आप वो लिख के नहीं आते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने देखा कितनी सारी बातें हैं इस बुक्स के अंदर, इससे यदि आप तैयार कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ सीख लें और जो गलतियां हैं उनको याद रखें, एग्ज़ाम में इन गलतियों को ना करके आएँ। मेरा मोटिव इस बात को कहने का सिर्फ बच्चों की हेल्प करना है, मैं किसी पब्लिशर या इसके ऑथर को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी बेस पर। आपने देख लिया, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।